सभी श्रोतागणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने चैनल पुराण कथाओं में। तो दोस्तों, आज फिर से हाजिर हूं आपके समक्ष एक कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है नागलोक के राजा बासिक की कहानी। आज मैं इस कहानी का 9वां भाग लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं इस कहानी के 1 से लेकर 8 भाग आपने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो कृपया जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें पौराणिक कथाओं को, और वीडियो को अवश्य ही देखिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना कदापि नहीं भूलिएगा, जिससे कि मेरी कहानी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो आइए कहानी को विस्तार से जानते हैं। इधर तक्षक नाग ने तो अपना डेरा रास्ते में जमा लिया था, और उधर वैदराज धनंतर राजा पारिक से विदा लेकर 1600 शिष्यों के साथ अपने आश्रम की ओर चल दिए। वहीं दूसरी तरफ नागलोक में राजा बासिक ने अपने दूतों को पृथ्वी लोक जाकर तक्षक पर निगरानी रखने का हुक्म दिया, ताकि मुसीबत में उसकी सहायता की जा सके। महाराज का हुक्म सुनकर दूत तुरंत पृथ्वी लोक की ओर चल दिए, और पृथ्वी लोक पहुंचकर तक्षक की आंखों में धूल झोंक पास के जंगल में ही छुपकर तक्षक की निगरानी करने लगे। कुछ देर बाद धनतर बैद की जमात उसी मार्ग से चली आ रही थी। आधे शिष्य धनतर बैद के आगे चल रहे थे और आधे शिष्य पीछे चल रहे थे। बीच में धनतर बैद बड़े ठार से चल रहे थे। उनके कदमों से उड़ती धूल आकाश में एक गोलाकार आकृति बना रही थी। अब जैसे ही तक्षक की नजर उस जमात पर पड़ी, तो वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और एक बहुत ही सुंदर सोने की छड़ी का रूप धारण कर बीच मार्ग में गिर गया। इधर जो शिष्य धनतर बैद के आगे चल रहे थे, उन सभी ने छड़ी हथियाने के लिए दौड़ लगा दी। चूंकि छड़ी दूर से ही चमक रही थी, इसलिए उन्हें इसे देखने में कठिनाई न हो पाई। छड़ी उठाने के लिए शिष्य ऐसे टूट पड़े मानो जैसे काफी दिन बाद एक भूखे आदमी को खाने की प्लेट मिल गई हो। छड़ी की चमक ने शिष्यों के मध्य तनाव उत्पन्न कर दिया था। हर कोई उसे पाने के लिए उतावला था। एक कहने लगा, ये छड़ी मेरी है, तो दूसरा कहने लगा, ये मेरी है, मैंने इसे दूर से ही देख लिया था। दूसरा बोला, लेकिन सबसे पहले मैंने इसे छुआ है, इसलिए ये मेरी हुई। छड़ी को पाने के लिए उनका लालच इतना बढ़ चुका था कि अब वे सब झूठ का सहारा लेने लगे थे। शिष्यों का आपसी संघर्ष देखकर धनतर बैद भी वहां पहुंच गए और बोले, क्या हुआ शिष्यों, आप किस वार्ता को लेकर तनाव कर रहे हैं? तभी उनमें से एक शिष्य बोला, महाराज, ये सभी इस सोने की छड़ी को हथियाने के लिए विवाद कर रहे हैं। वैदराज ने शिष्यों का विवाद समाप्त करने के लिए छड़ी उनसे छीन ली और खुद के गले में टांग ली। अब शिष्यों का झगड़ा खत्म हो गया और वे सभी फिर वैदराज के आगे आगे चल दिए। दोस्तों, छड़ी को अपने गले में डालकर तक्षक का आधा कार्य तो खुद धनतर बैद ने ही कर दिया था। अब तक्षक ने सोचा, एक यही मौका है इसे परलोक पहुंचाने का, और तक्षक नाग ने अपनी असली रूप यानी नाग बनकर वैदराज की गर्दन पर डस लिया और सर से झाड़ियों में गायब हो गया। अब तक्षक तो अपनी जान बचाते हुए भाग गया, किंतु धनतर वैद वहीं गिर पड़े। चूंकि उनकी नजर खुद की गर्दन पर नहीं जा सकती थी, इसलिए वे बेसुध होकर तड़पते रहे। अपनी गुरु की ऐसी दशा देखकर सभी शिष्य रोने लगे। शिष्यों को यूं रोता हुआ देखकर धनतर बैद बोले, पुत्रों, मेरी बात ध्यान से सुनो। सभी शांत हो गए। मुझे तक्षक नाग ने डसा है। चूंकि मेरी दृष्टि
काटे हुए निशान पर नहीं पहुंच सकती, इसलिए मेरा मरना तय है। मेरे मरने के बाद मुझे धरती में दफना देना और ठीक 6 महीने बाद मुझे खोदकर निकाल लेना। मैं आपको जीवित मिलूंगा। और यदि 6 महीने से पहले ही कोई भयंकर विपदा आ पड़ी तो तुम सभी मुझे निकालकर मेरी सब्जी बनाकर मिल बांटकर खा लेना, जिससे मेरी सारी विधाएं तुम्हारे अंदर आ जाएंगी और तुम सभी धनतर वैद बन जाओगे। बस इतनी बात बताकर धनतर वैद ने अपने प्राण त्याग दिए। सभी शिष्यों का रो रो के बुरा हाल हो गया था। वे रोते हुए अपने गुरु के लिए समाधि बना रहे थे। जब समाधि खुद कर तैयार हुआ तो नीम के ढेर सारे पत्ते समाधि में डालकर बैद जी को दफना दिया गया और सभी शिष्य वहीं बैठकर 6 महीने गुजरने का इंतजार करने लगे। धन्यवाद दोस्तों।